जी नाज़रीन, तो वापस आ गए हम। कॉफ़ी वगैरह पी ली चल रही है, अभी पी ली है। तो वसीम भाई से अगला क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी, बताएं, स्टॉक मार्केट में जो पाकिस्तान में अगर मतलब अभी कोई एंट्री लेना चाहे तो क्या करेंगे? क्योंकि अभी तो जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर चल रहे हैं, जो जिस तरह आप मोस्टली जो है वो ब्लू चिप्स शेयर की बात करते हैं, वो तो मतलब इस पोजीशन पर लेना मेरे ख्याल बेवकूफ़ी है। मतलब फिजिबल नहीं है वो। अब बताएं आजकल क्या चल रहा है, मतलब क्या लोग लें, किसी का तो ज़हन बन गया है इस तरह करने का। पहली बात तो वाली है कि अब टाइम तो वैसे निकल चुका हुआ है वो वाला जिस टाइम आप कहते थे अपने प्रोग्रामों में, और जिस तरह मैं अपने दोस्तों यारों में कहता था, तो वो टाइम तो निकल चुका है। लेकिन अब कोई करना चाहे तो क्या करे? अच्छा, अब अगर कोई स्टॉक मार्केट में प्ले करना चाहता है तो मैं इस पे मिसाल दूंगा कि ये आग से खेलने वाली बात है। न्यूकमर के लिए बहुत मुश्किल है। ओके, अच्छा, जिन लोगों को मार्केट की समझ है, और मार्केट की समझ से मुराद ये है कि जो टेक्निकली प्ले करना जानते हैं, उनके लिए भी ये बात है। वो लोग यकीनन इसको समझते भी होंगे कि डिविडेंड स्टॉक्स जो है वो इस वक्त फिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो डिविडेंड यील्ड है वो 9-10% पे है। ओके, इतने पैसे आपको बैंक में दे रहा है, तो फर्क क्या रह गया? कुछ भी नहीं। ठीक है, बैंक में जो पैसा है वो उतना रहेगा। जो आपने डिविडेंड स्टॉक लिया 9-10% डिविडेंड यील्ड देने वाला, वो 10% नीचे आ गया तो आपने एक साल में क्या कमाया? सही। स्टॉक मार्केट में तो शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ, जिन लोगों को समझ है वो ट्रेड करके, स्विंग ट्रेड करके जरूर पैसे बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये ख्याल रखना है कि अगर टेक्निकली चीज ब्रेकआउट दे रही है तो आप निकल जाए लॉस करके मार्केट से। लंबा होल्ड ना करें। ठीक है। तो आप ट्रेड कर सकते हैं। डे ट्रेड का तो मैं कभी भी हामी नहीं रहा कि आप रोजाना का रोजाना ट्रेड करें। हाँ, स्विंग ट्रेड हो सकती है जो एक हफ्ते से लेके 2-2.5 महीने 3 महीने तक 6 हफ्तों तक की आप ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ट्रेड में थोड़ा पैसे आप बन सकते हैं, मतलब यही 1.5-2 महीने के मतलब इस स्पैन में जो है मतलब डाउ जोन्स थ्योरी के मुताबिक वो अप टू 67 टू 70 डेज वर्किंग डेज की बात होती है। अब अगर आप 66 से 70 दिनों की बात करते हैं वर्किंग डेज, तो वो कैलेंडर के सैटरडे संडे मिला के 90 दिन बन जाते हैं तकरीबन। हाँ, तो आप 3 माह तक की ट्रेड ले सकते हैं, बट रिमेंबर कि ये ऑलवेज एक रिस्की गेम है। आपकी ट्रेड फंस जाए तो आप सालों उसमें से नहीं निकल पाते। कई जो शेयर्स हैं उनकी मिसाल दी जा सकती है। मसलन आपसे मेरी अभी ऑफर भी बात हो रही थी कि बाटा जूते बनाने वाली कंपनी, उसका शेयर 5,000 रुपए का था, अभी वो 1,500 पे है। तो आप कितना डिविडेंड लेंगे, क्या ब्रेक इवन पे आएंगे? फंस गए ना पोजीशन। तो 5,000 पे या 4,500 पे, या आप ये देखें कि 5,000 से शेयर गिरना शुरू हुआ। अब यहाँ पे साइकिल क्या काम करती है, जब वो 3,000 पे आया होगा तो किसी ने ये सोचा होगा कि यार ये 2,000 रुपए गिर गया, ये बहुत सस्ता हो गया, मैं इसको खरीद लेता हूँ। लेकिन वो उस 3,000 रुपए से भी आधा हो गया। ठीक है, हाफ प्राइस। तो ऐसे बस ट्रेड ना आपकी फंसे या आपकी पोजीशन ना फंसे। आपकी पोजीशन फंस गई तो आप कई साल के लिए गए, फिर आप लंबा गए। ठीक हो गया। हाँ, जो अच्छी पोटेंशियल वाली कंपनी है उनमें आप चांस ले सकते हैं। वो भी आप थोड़ा थोड़ा करके चांस लें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ग्रोथ आई है पाकिस्तान में, उसमें स्टिल जूस मौजूद है। इसके अलावा और बैंक तो पाकिस्तान में आपको पता है ऑलवेज ही सदाबहार चीजें होती हैं। और उसके अलावा सीमेंट सेक्टर जो है वो आप देखेंगे, डीजीकेसी 40 रुपए का शेयर था। मैंने भी उसकी लेटेस्ट प्राइस नहीं देखी, लेकिन मेरा ख्याल वो 150 तो क्रॉस कर गया। आखिरी दफा जब मैंने देखा शायद 200 को भी वो हाथ लगा रहा है। 40 रुपए का मैपल लीफ सीमेंट था, वो भी 85 में पहुंच गया। आप ट्रेड जरूर करें, लेकिन पोजीशन का जरा ध्यान रखिएगा, फिर आप कहते फिरेंगे कि ये तो जुआ है। ठीक है। नहीं, जुए वाली जो बात है मैं तो उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। बस ये है कि इसमें जारी बात है आपको टाइम देना पड़ता है जी, पढ़ना पड़ता है, या फिर आप जैसे जो कंसल्टेंट है उनसे बंदा एक अगर मशवरा कर लेता है वो चलता है मामला। जुए वाला मामला में नजर तो नहीं आता है। नहीं, जिसने नहीं किया वो तो उसके लिए जुआ ही है। उसके लिए जुआ ही है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ट्रेड करता था तो मुझसे मेरे दोस्त पूछते थे कि यार मतलब इसका, अब आपको भी पता है कि मुझसे कोई पूछे कि यार मंथली कितना बना लेते हैं, तो आप नहीं बता सकते कि कितना बना लेते हैं, क्योंकि इसमें एक हफ्ते में पैसे डबल भी हो जाते हैं, पैसे भी हो जाते हैं, डिविडेंड आ जाते हैं। तो मतलब इस तरह मतलब अब वो कहते हैं कि यार मतलब आज काफी दिन पहले मेरी दोस्त से बात हुई, उसका प्रॉपर्टी का अच्छा वाला काम था, अभी भी है नहीं, लेकिन पोजीशंस फंस गई है ना, उसको सारी पता बायर नहीं है, सेलर नहीं है। अब मुझे कहता है वो कि यार मैं उस टाइम जो है ना कुछ शेयर मार्केट में जो है स्टॉक मार्केट में एंट्री ले लेता, वो फॉर्म भी मैं खुद ला के दिया कि यार तो फिल करके। बहरहाल हर बंदे का अपना अपना हिसाब किताब होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए पाकिस्तान में मतलब लाइफ वहाँ गुजारनी हो, मतलब एक लेवल मतलब ज्यादा ऊंचा लेवल ना हो, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितने का मतलब इंसान का बजट हो, जिसे कहते हैं ना मतलब वो मामला चल सकते हैं वहाँ पे, और अगर नहीं है तो वो क्या करें?
अच्छा, स्टॉक मार्केट की जिस तरह से आपने बात की, ये जो अब आपने सवाल किया ये भी उसी तरह से है, इसका स्पेक्ट्रम बहुत वसी है। मतलब स्टॉक मार्केट की जिस तरह हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक हफ्ते में पैसे डबल भी होते देखे हैं, और बाज दफा ऐसा भी होता है कि कोई पोजीशन पूरे साल में सिर्फ 10% देखी जाती है। तो मैं किसी को ये कहूँ कि स्टॉक मार्केट से इतनी कमाई होती है, ये बिल्कुल एक फजूल बात है, और इसका अहाता करना तकरीबन नामुमकिन है। मैं किसी को ये कहूँ कि स्टॉक मार्केट में हफ्ते में भी मेरे पैसे डबल हुए हैं, तो वो तो समझेगा कि यहाँ तो लॉटरी निकली हुई है। लेकिन जो पोजीशन फंस जाती है उसका क्या करेंगे? मगर मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अच्छी बातें तो सभी कर लेते हैं, आपको अपनी जो बैड डिसीजंस होते हैं उनका भी तस्करा जरूर करना चाहिए। 48 रुपए से ठट्टा सीमेंट गिरा, मैंने 24 रुपए पे आ गया, मैंने 24 रुपए पे खरीद लिया। ओके, कि आधा हो गया। इबाद भाई वहां से वो शेयर 6 रुपए पे गया, ओह, और 3 साल वहां रहा। ठीक, टाइम कितना जाया हुआ। 6 से जब वो 24 पे आया तो मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे पैसे रिकवर हुए। ब्रेक इवन पे मैं निकल गया, डेस्परेट हो गया था, ठीक है, बोर भी हो गया था, गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन लॉस करने का मूड नहीं था कि यार ये 24 रुपए से 6 रुपए पे आया, 1/4 पे, यानी मेरा 1 रुपया 25 पैसे रह गए, तो मैं लॉस क्यों करूं? तो मैं उस पोजीशन को भूल गया। 24 पे आया, मैं ब्रेक इवन पे निकल गया। परसों 196 पे था। अच्छा, यानी आपकी जो पोजीशन आपके लिए वबाले जान बनती है, बाद में वो क्या हो जाए कुछ रहमत भी बन जाती है, वैसे रहमत भी बनती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप वहां हैं, मैं वहां नहीं था, ओके, तो वो वैसे मेरे लिए नहीं थे। ओके 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 ओके, ठीक हो गया। अब आ जाए हाउस होल्ड पे। इस तरह ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात है, लेकिन अगर एक रिस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल की मैं बात करूं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो जो प्राइसेस हैं ग्लोबली वो तो एक जैसी होती हैं। ये बात भी, अगर $1500 ना हो तो कम से कम $1000 तो लाजमी होना चाहिए आपके पास बजट। ओके, प्रोवाइडेड के घर आपका अपना हो, अगर आपने उसमें से रेंट भी देना है तो थोड़ा सी चीजें मुश्किल भी हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से बच्चों की फीसें हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, किसी जमाने में 150, 170, 200 रुपए पे चिकन खरीदा करते थे, वो भी 700 पे खरीदते हैं, 600 पे खरीदते हैं, 500 पे खरीदते हैं। तो $1000 का तो आपके पास डेफिनेटली बजट होना चाहिए। अब अगर वो नहीं है तो आप क्या करें? आपको उसके लिए सबसे पहली बात खुद को इम्प्रूव करना है। नॉलेज के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी कैपेसिटी को और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। पैसे स्किल्स पे कमाए जाते हैं, सही, स्किल्स को इम्प्रूव करें। नहीं तो जो आपसे ऑफ एयर भी मेरी गुफ्तगू हो रही थी, ले दे के फिर आखिरी फार्मूला वो बचता है जो इस वक्त वर्केबल नहीं रहा। मैं बाहर जाना है, मैंने बाहर के मुल्क जाना है। आपने देख लिया कि यहाँ पे भी जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल है। फिर आप बाहर चले जाएं, वहां भी जाके आप काम करें, दुनिया कर रही है। मतलब अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक जो मैं आपको रिप्लाई कर सकता था वो मैंने किया है। शायद इसका कोई पहलू मेरे ज़हन में इस वक्त ना हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से आपका ये सेकंड विजिट है जी, मतलब थर्ड है कि सेकंड है? थर्ड विजिट है। बाकी तो आप दूसरे ममालिक भी आप फिरते ही रहते हैं जी। अभी 2 दिन पहले भी यूरोप भी गए हुए थे। क्या वैसे आपको जो ना यहाँ की लाइफ में वहाँ की लाइफ में जो ना वो मतलब इकोनॉमी के हिसाब से भी और सोशली और मॉरली भी जो है ना मतलब आपको जो है यहाँ पे फर्क महसूस हुआ है कि नहीं यार ये चीजें यहाँ बेहतर हैं या ये वो चीजें वहाँ बेहतर हैं? थोड़ा सा इस पे जरा अपना कोई अच्छा, इस पे जो मेरा ओपिनियन है वो मैं ये जरूर कहूंगा जवाब के शुरू में कि वो सिर्फ मेरा ओपिनियन है। इससे आप भी इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई दूसरा भी इख्तलाफ कर सकता है। अच्छी बातें देखें हर जगह की में हैं और बुरी बातें भी मौजूद हैं। आप यूके से शुरू करते हैं। यूके में अच्छी बात यह है कि अर्निंग पोटेंशियल तो है, समहाउ लाइफ बहुत पीसफुल है, सिक्योरिटी भी है, एजुकेशन भी है। लेकिन इबाद भाई ऑनेस्टली शायद आपको ये बुरा लगे, लाइफ थोड़ी बोर है। यहाँ जो है यारों दोस्तों वाली कंपनियां नहीं मिलती। आप तो मेरे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास टाइम नहीं है। ये चीज है। पाकिस्तान में दोस्तों की महफिलें और जिंदगी का शौर वो बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान की एक अच्छी बात ये भी है कि पाकिस्तान में लाइफ सस्ती है, कंपैरेटिवली अभी भी सस्ती है। अगर आप थोड़ा बहुत भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइफ कंपैरेटिवली सस्ती है। यहाँ पे आपको बहुत जान मारनी पड़ती है लाइफ के साथ। और आप ही कहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने हर चीज में आपको फाइनेंशियली दबाया है। आप गाड़ी अगर गलत चलाते हैं तो आपको जो पेनल्टीज हिट होती हैं वो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सही कह रहे हैं, सही है। अगर कोई इंसान यारों दोस्तों वाला आदमी है, यारों दोस्तों की महफिलें उसे पसंद है तो यूके या यूरोप उसके लिए नहीं है, फिर वो पाकिस्तान में ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा इस चीज को पसंद नहीं करता, वो अकेला रहना जानता है, अकेले रहना उसे पसंद है, फिर वो यूके भी आ सकता है। सो कंपैरेटिव स्टडी में अच्छी बुरी चीजें हर जगह मौजूद है। सही है।
पाकिस्तान में लाइफ सस्ती होने की वजह से बस औकात बहुत मजेदार भी लगती है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है मसाइल, बारिश होती है तो पानी आ जाता है, ज्यादा होती है तो ज्यादा आ जाता है। हाँ, ठीक है, और बड़े मामला आता है, और बड़े मामला आता है। नहीं मैं उसको आपको कंपैरिजन ऐसे निकाल देता हूँ ना। देखें मसला ये वाला है कि मुझे तो यहाँ काफी अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए, मैंने वो चीज ऑब्जर्व की है ना, मतलब जो वहाँ पे फजूल की टेंशन है ना उससे आप फ्री हो जाते हैं। मतलब लाइट आ रही है, लाइट आने वाली है, पानी भर लो, लाइट जाने वाली है, पानी भर लो, इससे आपकी जान छूट गई। अच्छा, यूपीएस की बैटरी में पानी डालना, इससे आपकी जान छूट गई। मतलब ये इस किस्म की बेसिक से नहीं लड़ना पड़ता, इससे मैं एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में बेसिक से लड़ना पड़ता है। और मैंने इसको एक मर्तबा एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर लिखा था, इतनी बात में मजेदार सूरत हाल है वतन अजीज में कि बिजली का अलग वक्त है जाने आने का, गैस का अलग आने जाने का वक्त है, पानी का अलग है। और दिलचस्प बात यह है कि तीनों का टाइम आपस में मैच नहीं करता। यानी कोई ऐसा वक्त है जिसमें बिजली भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा फिर भी दिल है पाकिस्तानी। हाँ ये तो है, दिल पाकिस्तानी है। सही है। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि बेसिक से नहीं लड़ना पड़ता। सही है। इधर यूके में ले नाज़रीन, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन से मैंने वसीम साहब से ना पूछे हैं। अब कुछ क्वेश्चन इनके हैं मेरे से, उन्होंने कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड या यूके से रिलेटेड जो मतलब मामला हैं, तो सवाल है मैंने कहा चलो ये भी साथ ही कवर कर लेते हैं, ताकि जो है ना वो फिर एक ही दफा भी लोग जो है ना वो हमारे डायरेक्टर जो है प्रोड्यूसर रिजवान साहब जी उनको करने में जरा आसानी हो जाएगी। अच्छा, इबाद में मेरे जो सवाल हैं खास तौर पे उसमें यंगस्टर्स टारगेट है मेरा, जो लड़के खास तौर पे 18 से 25 की ब्रैकेट में हैं, जिस वक्त आप एक अपना करियर स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। पहली बात ये बताइए कि यूके आना अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ की कंफर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका जो जूस है क्या वो कम तो नहीं हो गया? पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। इसको मैं एक वर्ड में बात कहूं तो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो वाले हालात नहीं रहे। देखें बात ये वाली है कि अगर आप, मैं असल में किसी को यहाँ आने से मना नहीं करता, किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, देखें अगर आपको कोई चांस मिला है ना तो उसको आप जरूर जो है ना मतलब अवेल करें, लेकिन उसको दर्द सर ना बनाएं। मतलब कि अगर कोई बंदा यहाँ आ गया और कहते नहीं जी मैंने बाय हुक एंड बाय को यहाँ रहना है, तो वो ना करे काम। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं डिस्करेज करता हूँ इस काम को, जो लोग यहाँ पे पैसे इतने खर्च के 2-2-2.5 करोड़ रुपए की मतलब वीजे बाय करके फीसें पे करके यहाँ आते हैं, सुनहरी ख्वाब लेकर आते हैं ना। हकीकत में आपको उसकी बयान कर देता हूँ। देखें किसी जमाने में ना कोरोना से पहले यहाँ पे 2000 पाउंड बिटवीन 1500 एंड 2000 आपका बड़ा सा गुजारा हो जाता था यहाँ पे। अब पॉसिबल नहीं है। अब आपको मैनचेस्टर जैसे एरिया में भी रहने के लिए या कहीं और रहने के लिए भी जो है ना आपको मिनिमम 3000 पाउंड चाहिए। और लंदन की तो अभी बात नहीं करें तो आप 6000 पाउंड को जो है ना भूल जाएं। आप यानी आप कह रहे हैं होनो बहारा नहीं रह गई, उसकी सबसे बड़ी वजह वाली है कि देखें इतना पैसा खर्च के यहाँ पे लोग आते हैं, मतलब इनकी अक्ल नहीं काम करती। मतलब 2-2.5 करोड़ रुपए का आपने वीजा लगवा ली, किस काम के लिए? वही पैसा अगर आप जनरेट कर, मतलब अगर कहीं आप बिजनेस करना जरूर करें आप, लेकिन उसके लिए फिर आपको पैसे भी तो चाहिए। अब मुझसे तो क्वीरीज आती है, लोग पूछते हैं ना कि यहाँ आना है कितने पैसे चाहिए, तो मैंने मोटा सा फॉर्मूला बना लिया है भाई पढ़ने के लिए आना है तो आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए हो। यहाँ पे अगर आपने कोई सेटलमेंट करनी है तो आपके पास वीजे फीसों के अलावा तकरीबन लाख पाउंड होना चाहिए। यानी लाख पाउंड आज के डेट में तकरीबन 4 करोड़ रुपए बनता है। ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं 3000 पाउंड को जो ना टच कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी और ये आ जाती है कि स्टूडेंट्स का अब रुझान यहाँ पे आना तकरीबन खत्म हो गया। ओके, इस महंगाई के तूफान के अलावा जो यहाँ की गवर्नमेंट ने, होम ऑफिस ने जो मतलब स्टेप्स लिए हैं ना, मतलब इलीगल वर्कर्स को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मामला ये वाले थे कि स्टूडेंट यहाँ पर आते थे, अब 20 आवर्स उनको जॉब करना अलाउ है। अब 20 आवर्स फर्ज करें 12 पाउंड पर आवर आप लगा रहे हैं तो 240 पाउंड में मतलब आप कैसे जो है ना पर गुजारा करेंगे? यहाँ तो किराया मतलब एक कमरे या एक घर का 500 से 600 पाउंड है। तो वो चीजें अपना खत्म हो गई हैं। हाँ, उनके लिए जो है ना ये चीजें अभी भी जो है ना मतलब नहीं फर्क पड़, जैसे इंडिया जैसी इकोनॉमी है वहाँ पे जो है मतलब आज भी डॉलर का रेट जो है ना मतलब हमारे तो मतलब 300 को टच कर गया है, लेकिन आप देख लें वो 70-80 पे घूम रहा होगा, 50 पे घूम रहा होगा। उनके लिए वर्क करता है, बाकी नहीं। रह गई बात यहाँ के मामला की, तो बात ये वाली है कि अब आप सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब बहुत से लोग कहते हैं जी अच्छे बड़े कारोबार कर रहे थे जी, और यहाँ पर हम आ जाएं, की करोगे जी? डिलीवरी कर लेंगे। क्यों डिलीवरी करोगे यार? यहाँ पे डिलीवरी ड्राइवरों की यहाँ पे भरमार लगी पड़ी हुई है। उबर ड्राइवर रो रहे हैं यहाँ पे, उबर ईट्स वाले रो रहे हैं, जस्ट ईट वाले रो रहे हैं।
अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, पहले किसी आज से साल 2 साल पहले ना, ये जो लड़के स्टूडेंट यहाँ पर आते थे ना, तो वो डिग्री की जॉब करके ना गुजारा कर लेते थे। अब उन्होंने ऊपर ईट्स वालों ने, जर्सी वालों ने कहा स्टूडेंट को हमने लेना ही नहीं है। ओके, वो दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद हो गया। ठीक है। अब आपके पास रह के रह गया कि आप तो किसी रिटेल स्टोर में काम करें, जैसे यहाँ के जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे काम करें, 20 से ज्यादा काम ही नहीं कर सकते यहाँ पे आके। इतना पैसा यहाँ पे आके खर्च, देखिए मुझे भी, मुझसे बहुत लोग भी पूछते हैं कि यार भाई आप यहाँ पर आए तो मतलब आपका क्या ऑब्जेक्ट था, मतलब देखिए मैं तो आया हूँ बच्चों की एजुकेशन के लिए। हर चीज की कीमत होती है, मैंने चाहे फीसें पे की हैं, जो भी की मैंने कीमत उसकी अदा कर दी है। ठीक है, आपने यहाँ सर्वाइव करना तो आपको भी यहाँ पे कीमत अदा करनी पड़ेगी। फ्री कुछ नहीं है, नो नो नो। अब भूल गए आप जिसे कहते हैं ना, शेयरिंग वाला चैप्टर तो क्लोज ही हो गया यहाँ, बिल्कुल क्लोज हो गया। जैसे पाकिस्तान के मामला था, हाँ वो लहदा बात है कि यहाँ पे मैंने जितने भी, आपने भी देखा, मुझसे कई बार पूछा कि यार गोरों में तो मैं कभी इनके चेहरे पे कभी टेंशन नहीं देखी ना, इनके मामला इस तरह देखे हैं, मामला के लिए इनको पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो उसकी वजह ये वाली है कि यहाँ पे वो उस तरह की टेंशन नहीं पड़ती, इस तरह का शिकार नहीं लोग रहते यहाँ पे। मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं कि मतलब अगर आप चाहें कि यार मैंने 100-200 पाउंड जो है ना मतलब मजीद कमाने हैं तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अवेलेबल है। लेकिन उसके साथ फिर आपकी वीजा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, आप खुल कर नहीं कर सकते। तो ये है ऐसा कि माशाल्लाह ये बात भी, आपकी वीजा और इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं उस पर बहुत अच्छी कमांड है। ढेरों लोग, दर्जनों लोग या सैकड़ों भी कहना चाहिए, वो आपसे रहनुमाई लेते हैं। इमिग्रेशन रूल्स जो है, क्या उन्हें गवर्नमेंट सख्त कर रही है आने वाले दिनों में, या रिलैक्सेशन की तरफ जा रही है? हुकूमत का टिल्ट किस तरफ है? हुकूमत का टिल्ट जो है ना वो इस टाइम तो ये वाला है कि पिछली ही गवर्नमेंट जो उनकी लास्ट गवर्नमेंट थी ऋषि सुनक की, उसी को पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। मुसीबत यहाँ पर जो है ना पिछले दिनों ये आई है कि आपको पता है कि जब कोरोना के बाद यहाँ पे ब्रेग्जिट हुआ, बहुत से यूरोपियन यहाँ से चले गए, उनको यहाँ पे मुसीबत पड़ गई, वर्कर कहाँ से आएंगे, इन्होंने वीजे खोल दिए। अच्छा, हमारे जमाने में 2006-7 में ना वहाँ पे इन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसे हम HSMP कहते थे, जिसे हम कहते थे हाईली स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम। उसमें ये होता था कि आपने अगर यहाँ डिग्री की है, डिग्री करने के बाद अब अगर आप पॉइंट्स पूरे करते हैं तो वो ले लें। उस वीजे की खूबसूरती ये वाली थी कि आप कुछ भी करें, आपने जॉब करनी है जॉब कर लें, आपने बिजनेस करना बिजनेस कर लें। अब उसकी कैटेगरी उन्होंने चेंज करके उसको कर दिया स्किल वर्कर वीजा। स्किल वर्कर वीजे में रिस्ट्रिक्शन ये आ गई है कि अगर आप उस वीजे पर आते हैं तो आप वही काम कर सकते हो, दूसरा काम नहीं। जो आपके पास स्किल है, जो आपने बताई है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, आप उसे चोरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह वाली है कि अब उन्होंने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। उसको नजर आया था एम्प्लॉयर कि यार ये तो 20 आवर्स से ज्यादा जॉब नहीं कर सकता, या ये इस एम्प्लॉयर के अलावा काम नहीं करता, वो जॉब नहीं देगा। अच्छा, पहले ही होता था कि लोग इलीगल वर्कर लोगों से काम करवा रहे थे। देखें वसीम भी बात ही थी, इलीगल वर्कर से अगर पैसे कमा रहा है तो उससे एम्प्लॉयर को भी फायदा होता था कि यार मुझे नेशनल मिनिमम वेज नहीं देनी पड़ती। अब उसको भी उन्होंने हल निकाल लिया कि अगर कोई इलीगल वर्कर पकड़ा जाएगा उसकी तो हम बाद में पूछेंगे ना, उस हम एम्प्लॉयर को पूछेंगे, उसको हम लगाएंगे 70-80 हज़ार पाउंड की ड्रास कि दोबारा हरकत ना। ये रिस्क कौन लेगा? फिर कोई भी नहीं लेता। 70-80 हज़ार पाउंड बहुत पैसे हैं। ये शुरू हुआ था 5,000 पाउंड से, बढ़ाते जो है ना मतलब ये मामला यहाँ तक आ गया हुआ है। तो जारी बात, तो कोई एम्प्लॉयर पागल थोड़ी है 3 करोड़ रुपए अपने आपको जुर्माना करवा ले, कभी भी नहीं करवाएगा जुर्माना। तो ये वाले मामला यहाँ पर हैं। स्किल वर्कर वीजा की कैटेगरी में एक जो सबसे ज्यादा जो आया है ना मसला, वो ये आया है केयर वर्कर वीजा। ये बहुत सी कंपनीज जो है ना इन्होंने वीजा सेल की है। ठीक है, सेल ऐसे किए हैं कि मतलब किसी ने कहा कि जी मुझे यहाँ आना है, उन्होंने कहा जी केयर वर्कर वीजा की हमारे पास जॉब अवेलेबल है, अगर करनी है तो आप कर लें। अब आपको पता है केयर वर्कर वीजा की जॉब क्या होती है, हमारी बात है यहाँ पेशेंट्स का ख्याल रखना, यहाँ बूढ़ों को संभालना, उनकी दवाई का, दूसरे मामला वगैरह जो भी है। लोगों ने वो बाय किए हैं, बाय करके पूरी फैमिली यहाँ पर आ गई है। और फैमिली यहाँ पर आ गई है तो उनकी तो मतलब जो है मतलब उनका एक्सपेंस है, मतलब उनकी सैलरी मिलती है वो तो शुरू होती है 1600-1500 पाउंड जो ना पर मंथ। मुझे बात बताया 1500 पाउंड में गुजारा हो सकता है? नहीं हो सकता। 2500 प्लस पे आपको जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मियां बीवी दोनों काम करेंगे। अब ये जिनके तो बच्चे बड़े हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं वो बेचारे इस मुसीबत में फंसे पड़े हुए कि ना तो वो जॉब पूरी कर पा रहे हैं, ना वो जिसे कहते हैं उनका मामला सही चल रहे हैं, और बच्चों से उनका ध्यान ना हटता जा रहा है। और जारी बात है जब आप बच्चों की तरबियत या उनको टाइम नहीं देंगे तो जारी बात है वो तो वही चीजें अडॉप्ट करेंगे ना जो यहाँ पे चल रही है, जो वो सीख कर आएंगे और देख कर आएंगे। तो ये एक मामला यहाँ पे ना बड़ा चल रहा है। स्किल वर्कर वीजे में जिसे कहते हैं ना, या तो आपके पास वो वाली स्किल वाकई हो जिस जॉब के लिए आप आ रहे हैं, ये तो टैलेंट गुड है। करमानी साहब आपको पता होगा यहाँ पर आए हैं, जनरल इलेक्ट्रिक में काम कर रहे हैं, स्किल वर्कर वीजे में आए हैं, लेकिन की अच्छी बड़ी सैलरी है वहाँ पे इस तरह करके।
अभी पिछले दिनों इन्होंने जो है ना वो व्हाइट पेपर एक आया था इमिग्रेशन का, होम ऑफिस का, तो उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे जी, वो हालत मच गई कि हम 5 साल से ना अपना जो ILR या नेशनलिटी थी ना 5 साल से उठा के 10 साल का लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो सूली पड़ गई, फोन आना शुरू हो गए लोगों के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पॉलिसी भी बनी कोई नहीं है, इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। पहले लोग जो है परेशान हो गए हुए हैं। मैंने कई लोगों को कहा, मैंने कहा भाई जितना दाना पानी लिखा हुआ है रह लेंगे, नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं। इसमें जरूरी थोड़ी कि इंसान कह दे कि जी मैंने जब मरना है मैंने यहीं पे जिसे दफन कुछ फिक्र तो नहीं होती, तो नहीं ना होती। अच्छा, अब हुआ ये है कि जनासा उन्होंने कह दी क्या किया है, पहले इन्होंने जनासा पिछले साल इन्होंने ये किया कि फीसें बढ़ा दी कि लोग कम है। फिर इन्होंने रूल चेंज किया कि जो उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा दो। अब जैसे 20,000 7,000 पाउंड की एक थ्रेशोल्ड थी इसके वर्कर वीजे की, उसको उठा के 41,000 पे ले गए। 41,000 कौन एम्प्लॉयर देगा? सही बात है, इतनी सैलरी नहीं है मार्केट में। 41,000 का मतलब ये बनता है कि तकरीबन 3,500 पाउंड आपकी पर मंथ सैलरी होगी तो आप 41,000 को मीट कर सकेंगे, इससे ऊपर होगी। उसमें से जो है ना आपको टैक्स कट जाना है, तो वैसा है कि आपके पास जिसे कहना है 2-2,500 या 250 पाउंड ही आना है, इससे ज्यादा आपको आना भी कोई नहीं, क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस पे करनी है आपने, जिसे कहते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देनी है, उस तरह का टैक्स पे करना है। कैसे करेंगे आप? तो आजकल के हालात में तो मैं बिल्कुल भी मतलब किसी को नहीं कहूंगा। अच्छा, एक और बात भी है वसीम, हमारे लोगों का ना असल में मामला ये वाला कि किसी को अगर सही मामला बताए ना, उसको कहते हैं ना पंजाबी सीधी माता देगी, वो बुरा बनाता है, उसको गुस्सा आपसे कलाम पर नहीं छोड़ देगा जी, नाराज हो जाएगा कि अच्छा। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है ना वो कंपेयर करते हैं एक बंदे को जो यहाँ 20 साल पहले आया था, हम वहाँ बात करते हैं ओ जी वो फलाना बंदा गया है, उसके तो वहाँ पे 4 घर हैं, उसके तो गाड़ी है। भाई 20 साल नजर नहीं आ रहे जी, उसकी स्ट्रगल भी तो है ना, और 20 साल पहले आ जा रहे हो आप कहोगे जनासा में उसके स्टैंड पे पहुंच, कैसे पहुंचेंगे आप? मुमकिन नहीं है। अच्छा, इबादत मुझे ये बताइए कि अभी मैंने यूरोप में भी ये चीज नोट की है कि महंगाई का रोना यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, लोग हर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से जब आप कंपैरिजन करते हैं, कितनी शिद्दत से महंगाई ने हर्ट किया मामला आपको? बात भी इसी है कि पाकिस्तान से कंपेयर इस वजह से नहीं कर सकते, उसकी वजह वाली कि आपने यहाँ पाउंड कमाने हैं, पाउंड में हमें खर्चना, ठीक है। महंगाई यहाँ पे भी हुई है, और बहुत से लोग जो है जिन्होंने वाकई इस चीज को ऑब्जर्व किया वो ये कहते हैं कि कोरोना के बाद तकरीबन जो कीमतें डबल ही हुई हैं जी, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज जो है ना, जैसे दूध हो गया, डबल रोटी हो गई, मक्खन वगैरह, ये जब मैं 2007-8 में भी रहता था तो समझ ले 5-10-15 की डिफरेंस है, ये चीजें मिलती थी, ठीक है। वो बेसिक नेसेसिटी उन्होंने कंट्रोल में रखी है, अच्छा, वो गवर्नमेंट ने उस पे रखा हुआ है चेक एंड बैलेंस। बाकी अगर आप कहें कि जनाब सर की महंगाई, तो वसीम भाई महंगाई तो हुई है, गाड़ियां महंगी हुई, घर महंगे हुए। लंदन में 570 पाउंड का मिलता था अपना डे ट्रैवल पास 1-4 जोन का, आज वो 13 को भी क्रॉस कर गया। ओह, 13 पाउंड को भी वो क्रॉस कर गया होगा। मैनचेस्टर में सुना रेट बहुत ज्यादा बढ़े हैं सर। मैनचेस्टर इज गोइंग टू बी अभी दूसरा लंदन बनने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 500-600 पाउंड की अकोमोडेशन आपको मिल जाती थी 2 बेडरूम की फॉर अ मंथ, अब 1000 पाउंड को टच कर रही है, तकरीबन डबल। बहुत लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये वाली है कि यहाँ पे जो है ना असल में यहाँ पे हाउसिंग का क्राइसिस इस वजह से है कि इमिग्रेंट्स आ गए हैं ज्यादा, और हाउसिंग का जो मामला ना गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। यहाँ पे चक्कर नहीं है कि अपना बैरे टाउन किसी सोसाइटी खोल ली है तो कर ली, जो करती गवर्नमेंट ही करती है, सही है। वो उसकी डिमांड सप्लाई को देखते हुए फिर से कहते हैं घर बनाते हैं और इस तरह के मामला चलते हैं। तो महंगाई तो यहाँ पे बड़ी, जैसे और यूरोप में भी ऐसे ही है, यूरोप में भी ऐसे ही है। वो तो अभी होकर आप यहाँ आपको ज्यादा बेटर इसका पता होगा। ये सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन अब कोई आप कहें कि जनाब से कि नहीं लग रहा। अच्छा, वो आपको याद होगा पिछले दिनों आप मुझसे बात कर रहे थे, हम इस बात पे डिबेट कर रहे थे कि जिसे कहते हैं ना कि अभी कहते हैं जी 4 लाख इमिग्रेशन यहाँ पर आ गए हैं लोग इमिग्रेंट, ठीक है। तो 4 लाख लोगों को हमें 2 साल में नेशनलिटी देनी पड़ जाएगी। इनका असल में जो है ना मेन मुद्दा जो है ना वो ये वाला है कि जो लोग यहाँ पर आए हमें उनको नेशनलिटी देनी पड़े, ठीक है, ठीक है, जान छुड़वा रहे हैं। अब उसके लिए जारी बात है ये स्टेप्स ले रहे हैं, स्टेप्स ले ऐसा ले रहे हैं कि फीसें बढ़ा देंगे, लोग अप्लाई ना करें, थ्रेशोल्ड बढ़ा देंगे, ये यहाँ ना आ सके। लेकिन केयर वर्कर वीजा के ऊपर तो इन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो स्टॉप लगा दिया कि बाहर से केयर वर्कर वीजा हमने लेना ही नहीं है। अगर आप बता रहे थे कि वो वेकेंट पड़ी हुई है, हालांकि पार्लियामेंट में इनकी एक जो मेंबर पार्लियामेंट है उसने ये बात मतलब कैटेगोरिकली ये बताई है कि मतलब आप इन लोगों के पीछे पड़ गए हुए हैं जो हमारे बुजुर्गों का ख्याल रख रहे हैं, और अभी भी स्टिल 3 लाख जॉब जो ना वेकेंट हैं, लेकिन बाहर से किसी आदमी को बाहर से नहीं करेंगे। अब यहाँ के बंदे काम करने को तैयार नहीं है। तो ये जो है ना ये जमूत का शिकार हुई बड़ी ये चीज, और जिसे कहते हैं कंफ्यूज सिचुएशन है, बहुत। अच्छा, इब्राहिम कंफ्यूज सिचुएशन से मुझे एक और बात याद आई। देखिए इनकी से मुराद यूके की जो पॉलिटिक्स है
उसमें इमिग्रेशन एक बड़ा मौजूद रहता है जिसमें सियासत होती है। अब सिचुएशन ये है कि इमिग्रेशन पे कट लगाना, इमिग्रेशन के रूल्स को सख्त करना इनकी सियासत में चलता है। एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमिग्रेशन या कोई ऐसा प्रोग्राम इमिग्रेशन का, उसके बगैर इनका गुजारा भी नहीं है। क्या ये खुद कंफ्यूज है? आपको नया प्रोग्राम भी सुना आने वाला है? मैं कई दफा अपने पुराने वीडियोस में बात कहता रहा हूँ कि यहाँ की जो भी गवर्नमेंट आती है ना, या जो भी पार्टी है ना, उसके पास और तो कुछ होता है, कोई नहीं कोई इमिग्रेशन के पीछे चढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वो चक्कर तो है नहीं ना पाकिस्तान वाला कि यहाँ पानी देंगे, बिजली सस्ती करेंगे। क्या है, यहाँ तो ऑलरेडी काउंसिल तो काम कर रही है जी। वो तो अपना ये रोडें जो ये गवर्नमेंट ही बनाती है, काउंसिल बनाती है। तो इमिग्रेशन एक सियासी हथियार है। सियासी हथियार। अच्छा, अब उसमें दो भी चीजें आ जाती हैं। ये वाली आप सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से शुरू हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा। जो हम उसे डिबेट कर रहे थे कि जो बर्थ का जो मतलब यहाँ पे ग्रोथ रेट है पूरी दुनिया में, मतलब आप मुझे बता रहे हैं पता नहीं कितनी परसेंटेज से नीचे आ जाए तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, आप इनका वहां से भी उठा लें ग्राफ, ठीक है, आप देखेंगे कि इनकी इमिग्रेशन जो है ना वो एक ऐसी चल रही है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, मतलब ऐसे चल रही है। 4 लाख इमिग्रेंट्स उन्होंने कह दिए कि जी आए हैं, गए कितने, इनके पास डाटा ही नहीं है। ये बात भी कहीं ऐसा तो नहीं कि डाटा है और वो शेयर नहीं हो सकता ना वसीम भाई, डाटा बस बड़ी बात है। आप वापस जाएंगे पासपोर्ट कंट्रोल में, उस टाइम नहीं लगाएगा आपकी, जाएं आप। ओके, तो 4 लाख जो बंदा यहाँ पर आया है वो नजर आ रहा है वसीम भाई, कई लोग नहीं एडजस्ट कर पाते, यार हमें नहीं पसंद आया, वापस चले जाते हैं। ठीक है, कई लोग मर गए या वापस चले गए, उसका रिकॉर्ड ही उनके पास है। ये पिछले दिनों अपना न्यूज आई अपना उसके ऊपर अपना इनके न्यूज अपना, यानी इमिग्रेशन एक सियासी हथियार तो है लेकिन उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। गुजारा भी नहीं है। फिर साथ इन्होंने ये कहा कि जी 22 जुलाई से अब जो रूल जो आने लगे वो ये है, तो 3 चेंजेस ये आ रही हैं। एक तो थ्रेशोल्ड उन्होंने बढ़ा दिया, 41,790 जो है ना पाउंड आपने साल का मतलब वो कोई पे करेगा अगर एम्प्लॉयर, तो आप यहाँ पर आ जाए। एक बात, दूसरी बात ये वाली है, नो मोर डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट नहीं आएगा। ठीक है, उनकी जो स्पेशल कैटेगरी जिसमें इनको वाकई शॉर्टेज है, उस कैटेगरी में अगर अप्लाई करेंगे तो आप डिपेंडेंट ला सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ला सकते। ठीक है। और तीसरा जो चेंज है ना वो ये वाला आ रहा है जनाब सर के जी, क्या नाम है इसका, एक तो 41,000 वाला हो गया, और ये केयर वर्कर वीजा बिल्कुल ही खत्म, मतलब कोई बंदे को नहीं बुलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला हल नहीं होने वाले, ये सब चलते आ रहे हैं, ये चलते रहेंगे। ठीक है, इससे परेशान होने की बात कोई भी नहीं है। तो लोग परेशान हो गए जी की होएगा की नहीं होएगा, आज पाबंदी लगा रहे हैं, कल शॉर्टेज हो जाएगी फिर ही खोल देंगे, और पैनिक होकर खोलेंगे, पैनिक को तो खोलेंगे। क्योंकि बात ये वाली है कि जो लोग यहाँ पे वाकई बाय करके आए हैं ना वीजा, असल में तो उसको डिस्करेज करना उनको नहीं पता, सब पता है। बात इतनी सी है कि इस इकोनॉमी में से या इसमें से अगर एक आप सेगमेंट वो निकाल देना, कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब आप देखें ना, फर्स्ट ग्रेड कोई डॉक्टर है यहाँ पर आया, मोस्टली आप या जीपी पे चले जाए, हॉस्पिटल में चले जाए, आपको मोस्टली पाकिस्तानी इंडियन ही नजर आएंगे वहाँ। ठीक है, आज उसको पता लग जाए कि जनाब सर जी मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, 5 साल बाद मैंने नेशनलिटी लेनी है, और उसको पता लगेगा जी अब उसको बढ़ा के 5 से 10 साल कर दिया, वो रहेगा यहाँ? नहीं रहेगा, 10 साल बहुत लंबा ट्रैक है, कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो फिर बात ये वाली है कि फिर इकोनॉमी चलानी कैसे? तो आपने जितनी भी बातें बयान फरमाई, इसका मतलब ये है कि अगर आप यूके आने का सोच रहे हैं फॉर वर्क वीजा, फॉर सेटलमेंट, तो आपको बहुत सोच समझने की और बहुत कैलकुलेट करने की जरूरत है। अगर विजिट करना है तो आप आए, आपको प्लान है कि यार मैं ये काम कर लूंगा और जिसे कहते हैं ना मतलब मैं चला लूंगा, उसके सबसे पहली बात तो आपके पास पैसा होना चाहिए। मतलब जाहिर बात है यहाँ पे जॉब्स करने के बाद लोग जो है कहते हैं कि जनाब सर जी बिजनेस जो है ना वो बेटर है यहाँ पे करना, तो बेटर है कि बंदा वो प्लान बना के यहाँ पर आए, कि जिसे कहते हैं ना पहली बात तो वो आ भी नहीं सकेगा ना, जो अभी रूल्स अप्लाई होने लगे हैं। साल बाद कल क्या हो जाए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मसला ये वाला है कि अगर मैं उसकी बात करूँ स्टूडेंट की, तो इस साल स्टूडेंट भी ना होने के बराबर आए, क्योंकि इकोनॉमी चलती है पिछले अपनी इनकम को खुद ही कट कर दिया, ऐसे ही है मामला। मतलब जारी बात है, इन्होंने ब्रेक्जिट में क्या किया, यही काम किया है ना, मतलब कि ब्रेक्जिट में पहले इन्होंने यूरोपियंस की वीजे खोले, वो ओलंपिक्स होने थे लंदन के अंदर, उनको कंस्ट्रक्शन के लिए लोग चाहिए थे, खोल दिए धड़ाधड़, जैसे कहते हैं जब वो काम खत्म हो गया ब्रेक्जिट कर तो सोचा ही नहीं कुछ। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी में क्या हालात पैदा हुए हैं वो आपके सामने ही है। मतलब
टैरिफ लग गए हैं। अच्छा, इसका मतलब है हुकूमतें अक्लमंद और अक्लमंद भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती है, वो पूरी दुनिया पूरी में दुनिया में होती है। पूरी दुनिया में कौन सा अक्लमंद है? बोलना नहीं चाह रहा जो हर जगह ही मौजूद है, तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या जी जी मैं समझ हर रहा जगह हूँ। ही मौजूद है, मतलब उसकी कोई मतलब वो नहीं, खोल दो, ये वही बात है ना, दादाजी अक्सर प्रेशर कहते हैं बार्डर खुला बार्डर बंद, बार्डर खुला जी बार्डर जी, बंद, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ हमारे चलता ऐसे है। मामला है। बिल्कुल ठीक है। इसरा मामला हल नहीं होने वाले। 4 लाख लोगों को नेशनलिटी, मतलब देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप फर्ज करें आप यहाँ पर आ गए, आपने 5 साल गुजार दिए, 5 साल के बाद आपने आईएलआर के लिए अप्लाई करना है। आज की जो फीस है आईएलआर अप्लाई करने की वो 2200 पाउंड है, 2500 पाउंड है। वो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? डबल भी हो सकती है। 3 पे लगा लें आप, तो उसके 1 साल बाद आपने नेशनलिटी क्लेम करनी, उसकी अलग फीस है। वो पैसे कहाँ से लाएंगे आप? 3000 पाउंड जो मैंने आपको बताया है, इसमें अभी किसी किस्म की वो अय्याशी शामिल नहीं है, ये सिर्फ नेसेसिटीज की बात हो रही है। नेसेसिटीज की बात हो रही है। मतलब जारी बात है, उसके अंदर और बड़ी चीजें आ जाती है ना, गाड़ी की इंश्योरेंस पे करनी है, गाड़ी वगैरह तो यहाँ पे बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी कॉस्ट है ना, आपने पे करनी है। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपने लाइसेंस लेने हैं, उसकी जो फीस आपने देनी है कैसे पूरी करनी है आपने? तो ये चीज भी चलती रहेगी, चलती आ रही है, कर दो ऐसे कर दो, यूं कर दो, वो कर दो। अब 5 से 10 साल स्टोरी लोग परेशान हुए बैठे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब सर कि जी अपना हो सकता है जो लोग यहाँ पहले आ चुके हैं उन पे इम्प्लीमेंट ना हो, जो बाद में आने वाले हैं उन पे इम्प्लीमेंट हो। लेकिन बात ये है कि ये चीजें देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या बनता है। तमाम मौजूदात पे जो हमने सोचे थे गुफ्तगू हो चुकी, मेरे ख्याल है इस गुफ्तगू को समेट दिया हाँ है। जी बिल्कुल समेट दिया आगे समेटी है। ले जी। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। आज वसीम भाई हमारे साथ थे, मैंने कहा चले एक वीलॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर एक नए वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। वसीम भाई जो है ना वो अभी उनके पाकिस्तान की वापसी की तैयारी है। मैं जारी बात है टाइम गुजारा तो मैं काफ़ी बोर हो जाऊंगा या फिर बड़ा मिस करूंगा। एनी हाउ, जारी बात अपने मुल्क से कोई अपना बहुत ही प्यारा दोस्त आया हुआ हो, उसका टाइम गुजारे हैं, तो ये भी एक नेमत से कम नहीं है। एनी हाउ, इंशाल्लाह ताला फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।